हाय एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ब्रेनिक आईएएस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। लास्ट में हमने राइज ऑफ रीजनल स्टेट कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वाज द इकोनॉमिक सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसमें? इकोनॉमिक सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पर? इंडिया में। ये तो कंपनी करने आई थी ट्रेड, बट ये सुप्रीम कैसे बन बैठी और उसमें भी इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करने लगी इंडिया में, आज हम इसको देखेंगे। तो सुप्रीमेसी से क्या मतलब? सुप्रीमेसी से मतलब है दैट वाज द मोस्ट पावरफुल। अब उस टाइम पे क्या सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी? क्या भारत में और कोई रूलर नहीं था जो इसको चैलेंज कर सके? उस टाइम पे क्या हुआ था, इसको चैलेंज करने वाले जितने भी रूलर्स थे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर्स में हरा चुकी थी। इस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और जितने भी यूरोपियन कंपनीज थी उनको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हराकर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर चुकी थी। अब इन्होंने क्या किया था, ये पावरफुल कैसे बने, ये अब क्या करने लगे थे, भारत में टैक्स कलेक्ट करने लगे थे। ठीक है, अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी होगी? मजबूत होगी। अब जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो दो पार्ट से करते थे, एक था एग्रीकल्चर एंड दूसरा जो था ट्रेड। अगर ये दोनों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड पे अपना कंट्रोल बना लिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्रीकल्चर और ट्रेड पे कंट्रोल है, तो इसका मतलब क्या है, इनका इंडिया पे कंट्रोल है। और इंडिया पे कंट्रोल मतलब इंडिया की इकोनॉमी पे कंट्रोल। तो इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अपनी पावर बढ़ा रही थी और धीरे धीरे पावरफुल बनती। तो इन्होंने जो इंडिया की इकोनॉमी थी इस पे कैसे कंट्रोल किया था, अब हम वो देखते हैं। तो इन्होंने दो तरीके से कंट्रोल किया था इंडिया पे। एक तो था इकोनॉमी सुप्रीमेसी, एक था पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। अब सुप्रीमेसी भी इंडिया में किस किस पर? एक तो इंडियन ट्रेडर्स पर, साथ साथ जो फॉरेन कंपनीज थी उन पर। फॉरेन कंपनी कौन कौन? जस्ट लाइक डच, पोर्तुगीज एंड फ्रेंच। अब हुआ क्या था, 18th सेंचुरी में यूरोप में क्या चल रहा था? रेनेसा चल रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी एंड साइंस क्या हुई थी? इवॉल्व होने लगी थी। एंड इसका यूज़ अब कहाँ होने लगा था? मशीनीकरण में, मतलब मशीन बनाने के लिए। तो यूरोप में अब क्या होने लगा था? मशीनीकरण होने लगा था। अब ये जो मशीन्स थी इनका इस्तेमाल कहाँ होने लगा था? इसका इस्तेमाल होने लगा था ट्रेड में। अब मशीन का इस्तेमाल अगर ट्रेड में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर प्रोडक्शन इनका ज़्यादा हो रहा है तो जो यूरोप का मार्केट है वो कैसा पड़ रहा था? इनको छोटा पड़ रहा था। एंड इसके बाद इन्होंने क्या किया, सर्च फॉर अ न्यू प्लेसेस जहाँ पे ये क्या करें, अपना मार्केट एक्सपेंड कर पाएँ। ठीक है, पहले तो ये क्या करते थे, वहाँ पर जाते थे, वहाँ के मार्केट में जो लोकल ट्रेडर्स थे उनकी जो सुप्रीमेसी होती थी उसको ख़त्म करते थे। एंड धीरे धीरे अपनी क्या कर लेते थे, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी बना लेते थे। अगर इकोनॉमिक सुप्रीमेसी हो गई, ट्रेड पे इनका कंट्रोल हो गया, तो वहाँ की इकोनॉमी पे इनका कंट्रोल। एंड इकोनॉमी पे कंट्रोल जैसे ही हो जाता था तो उसको वो क्या कर लेते थे, कॉलोनाइज कर लेते थे। और यही इन्होंने किसके साथ? इंडिया के साथ किया। ये आए थे कंपनी के तौर पर, इन्होंने इंडिया में ट्रेड करा। एंड ट्रेड करते करते क्या करने लगे, जो लोकल ट्रेडर्स थे या इनके साथ जो फॉरेन कंपनीज आई थी उनको क्या करना है, धीरे धीरे एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इन ट्रेड के बाद इनकी नज़र पड़ी भारत की पॉलिटिक्स पर। धीरे धीरे इन्होंने लोकल रूलर्स थे उनको एलिमिनेट करना चालू कर दिया और ट्रेड को अपने कंट्रोल में लिया। और जैसे ही ट्रेड कंट्रोल में आया, भारत को क्या कर लिया, कॉलोनाइज कर लिया। ठीक है, ये था इनका इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो देखिए 1616 में इनको क्या मिला था, फरमान मिला था। किससे फरमान मिला था? जहांगीर से। और इसमें क्या लिखा हुआ था कि आप जो मुगल टेरिटरीज थी उसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। देन इनको 1717 में इनका जो फरमान था उसको रिन्यू किया था। किसने किया था? फर्रुख-सियार ने। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी से जो इंडियन रूलर्स थे उनके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी बिठाना धीरे धीरे चालू कर दिया। कैसे? ये लाई पॉलिसीज़ कौन सी? सबसे पहले तो लाई सब्सिडरी अलाइंस। सब्सिडरी अलाइंस में सबसे बड़ी इन्होंने चाल क्या चली कि जो रूलर्स थे उनकी जो
आर्मी थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने रूलर से बोला कि आप जो आर्मी मेंटेन कर रहे हैं वो पुरानी है, हम आपके लिए आर्मी प्रोवाइड करवाएंगे विथ मॉडर्नाइज वेपन्स और हम उनको मॉडर्न ट्रेनिंग देंगे। जो ब्रिटिशर्स थे ये आर्मी ट्रेन करते थे और इनका खर्चा कौन उठाते थे? रूलर उठाते थे। रूलर को लगता था ये आर्मी हमारी है, बट रियलिटी में वो आर्मी किसकी होती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो देखिए इन्होंने कितनी कुटिल चाल चली कि रूलर्स को ही शक्ति विहीन कर दिया। अब धीरे धीरे रूलर्स की जो पावर थी वो खत्म होने लग गई। अब इन्होंने एक और पॉलिसी लाई, दैट वाज अ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था? अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है या फिर आप कोई उत्तराधिकारी गोद लेते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आपकी जितने भी सारा राज है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर लेगी? कैप्चर कर लेगी। ये आए थे कंपनी बनकर और अब ये क्या करने लगे? जो लोकल रूलर्स थे उन्हीं को एलिमिनेट करने लगे। तो ये इनकी क्या थी? पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। ये तो था इंडियन के लिए। अब हम देखते हैं कि इन्होंने यूरोपियन जो कंपनीज थी उनके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी कैसे बिठाई। तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ कुछ और कंपनीज जो थी जो भारत में आई थी, जैसे कि डच, पोर्तुगीज एंड फ्रेंच। तो ऐसा क्या होता है कि सारी कंपनीज भारत से चली जाती हैं और सिर्फ एक ही कंपनी बचती है, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टार्टिंग से ही इनमें कंपटीशन होता है। इनमें हमेशा ट्रेड को लेकर कंपटीशन रहा है कि हम इस एरिया को कंट्रोल करें और हमारा क्या रहे, यहाँ पे डोमिनेंस रहे और हम ही यहाँ से क्या करें? ट्रेड करें। अब होता क्या है, ब्रिटिश जो थे वो धीरे धीरे देखते हैं कि डच और जो पोर्तुगीज़ हैं ये अपना डोमिनेंस बना चुके हैं, तो अब अगर हमें इंडिया में ट्रेड करना है तो हमें इनको भारत से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है राइवलरी वो होती है ब्रिटिश और पोर्तुगल्स में। तो आइए हम पहले इसको पढ़ते हैं। जो कि पोर्तुगीज़ पहले आए थे तो इनका कंट्रोल था ट्रेड पे कहाँ? सूरत एंड बड़ौच के ट्रेड पे इनका क्या था? कंट्रोल था। एक तरीके से पूरा ये डोमिनेंस करके रखते थे यहाँ के ट्रेड को। अब क्या होता है 1611 में जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है इसको परमिशन मिलती है कि आप अपनी कंपनी सूरत में सेटअप कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए स्टार्ट होता है? बिजनेस के लिए। जो कि पोर्तुगीज़ का यहाँ डोमिनेंस था तो पोर्तुगीज़ चाहते थे कि हमारा डोमिनेंस सूरत और बड़ौच में बना रहे, पर ब्रिटिश ये चाहते थे कि अब इनका डोमिनेंस समाप्त करके हम अपना डोमिनेंस सूरत और बड़ौच में बनाएं। धीरे धीरे इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता चला जाता है और इनमें होता है क्या? बैटल ऑफ स्वाली होल। और इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्तुगीज़ को हरा देती है और जो पोर्तुगीज़ का क्या होता है सुप्रीमेसी है उसको एंड कर देती है और अपनी सुप्रीमेसी सूरत और बड़ौच में स्टैब्लिश कर लेती है। तो ये था क्या? ब्रिटिश और पोर्तुगल्स के बीच की राइवलरी। अब हम पढ़ते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर। इसको कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं, जो ब्रिटिश कंपनी थी ये थी प्राइवेट कंपनी और जो फ्रेंच कंपनी थी ये थी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। तो इसके पास क्या फ्रीडम ज़्यादा थी एज कंपेयर टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया में कोई ट्रीटी करनी होती थी या किसी के साथ वॉर करना होता था तो ये अपना क्या डायरेक्ट डिसीजन लेके वॉर कर सकते थे। लेकिन अगर फ्रेंच को इंडिया में ट्रीटी करनी है या वॉर करनी है तो इनको अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती थी तब ये क्या कर सकते थे? ट्रीटी या वॉर कर सकते थे। तो इनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी और जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम थी। तो इससे क्या होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने डिसीजन मेकिंग जल्दी कर लेती थी और जो उनका एम होता था उसको अचीव कर लेती। वही हम देखें तो जो ब्रिटिश थी इनके पास जो इनकी नेवल आर्मी थी वो काफ़ी बेहतर थी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी जो नेवल आर्मी थी वो कैसी थी? वो वीक थी। तो इसलिए इनका सी में क्या डोमिनेंस अच्छा होता था, तो ये ट्रेड आसानी से कर पाते थे। और जो फ्रेंच थे इनका क्या नेवल आर्मी वीक थी और ये अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस होता था ये आरकूट पे होता था और आरकूट किसके अंदर आता था? हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद का क्या होता था? इसके ऊपर कंट्रोल होता था। ये जो आरकूट वाला एरिया था ये आता था कर्नाटक में, इसलिए ये वॉर को नाम दिया जाता है कर्नाटक वॉर। तो फर्स्ट वॉर स्टार्ट होता है 1740 से 48 में। तो आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो आइए समझते हैं कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर क्यों होता है। अब क्या होता है 1740 में यूरोप में जो ऑस्ट्रिया था वहाँ हैब्सबर्ग मोनार्की का राज था। वहाँ के जो रूलर थे चार्ल्स 6, इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी।
और इनकी जो सक्सेसर थी उनकी बेटी मारिया थेरेसा। लेकिन अब यूरोप में कुछ फोर्सेस थी जो नहीं चाहती थी कि जो मारिया थेरेसा है वो वहाँ पे रूल करे। तो वो यूरोपियन पावर कौन सी थी? वो थी फ्रांस एंड हिज सपोर्टर। अब फ्रेंच क्या चाहते थे कि ये जो मारिया थेरेसा है ये रूल ना करे और इनका एरिया ये कैप्चर कर ले। ठीक है, यहाँ फ्रेंच अपनी यूरोप डोमिनेंस बढ़ाना चाहते थे, वहीं ब्रिटेन क्या करना चाहता कि यूरोप में अब हमारी डोमिनेंस ही चले। तो ब्रिटिश को जैसे ही पता चलता है कि ये जो फ्रेंच है वो मारिया थेरेसा के अगेंस्ट हैं, तो ये क्या करते हैं, मारिया थेरेसा को सपोर्ट करने लग जाते हैं ब्रिटिश। अब जैसे ही ये मारिया थेरेसा को सपोर्ट करते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट बदल जाता है वॉर में। और यहाँ पे क्या होने लगता है, यूरोप में वॉर होना स्टार्ट हो जाता है। अब यूरोप के साथ साथ जहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वहाँ पे भी क्या वॉर होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे ही वॉर स्टार्ट होता है कहाँ, इंडिया में। अब इंडिया में क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो क्या कर लेती है, जो फ्रेंच शिप होते हैं उनको क्या कैप्चर कर लेती है, जो कि डायरेक्ट चैलेंज था किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो फ्रेंच कमांडर होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्रिटिश एरिया था इंडिया में, मद्रास और पौंडीचेरी में, उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अब होता क्या है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जाते हैं कहाँ, आरकूट के नवाब के पास और उनसे कहते हैं ये जो फ्रेंच हैं इन्होंने आपका जो एरिया है कोरोमंडल कोस्ट उसको कैप्चर कर लिया है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट आपको क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि अभी हमने कोरोमंडल कोस्ट कैप्चर किया है, धीरे धीरे हम आपका पूरा एरिया क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो जो नवाब होते हैं वो ब्रिटिशर्स की बातों में आ जाते हैं और 10,000 सोल्जर भेजते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, किसके अगेंस्ट, फ्रेंच के अगेंस्ट। वॉर होता है एंड फ्रेंच क्या करती है, नवाब को हरा देती है। अब यहाँ सुप्रीमेसी किसकी बनी, वो बनी फ्रेंच को। और ये जो बैटल होता है इसको जाना जाता है बैटल ऑफ अडियार के नाम से। अब क्या होता है, यूरोप में होता है एक्सला चैपेल की ट्रीटी और जो क्या होता है, यूरोप में वॉर रुक जाता है। जैसे ही यूरोप में वॉर रुकता है वैसे ही इंडिया में वॉर रुक जाता है। तो अभी किसने सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की थी, फ्रेंच ने। ठीक है, ये था फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। इसको आप सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर भी कह सकते हैं। ये चलता है 1749 से 1754। अब होता क्या है, 1748 में जो हैदराबाद के निज़ाम होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हुई तो क्या स्टार्ट हो जाता है, वॉर ऑफ सक्सेशन। किसके बीच स्टार्ट होता है वॉर ऑफ सक्सेशन, तो ये दो कैंडिडेट हैं, नासिर जंग जो कि इनके बेटे थे एंड मुजफ्फर जंग जो कि इनके क्या थे, ग्रैंडसन थे। नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स और इनको सपोर्ट करते हैं फ्रेंच। अब सेम पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, जो कर्नाटक वाला एरिया होता है उसमें भी क्या होता है, सक्सेशन का वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब वो किस किस के बीच में होता है, अनवरुद्दीन एंड चंदा साहिब। चंदा साहिब जो होते हैं वो काफ़ी टाइम तक कैद थे किसके, मराठा में। एंड मराठा ने इनको डिप्लोमेटिकली क्या किया था, रिलीज़ किया था। मराठा ने इनको इसलिए रिलीज़ किया था कि जैसे ही हम चंदा साहिब को रिलीज़ करेंगे ये कर्नाटक में जाएंगे और अपना हक मांगेंगे। हैदराबाद में पहले से ही वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, कर्नाटक में भी वॉर ऑफ सक्सेशन चलेगा, तो ये जो रीजनल स्टेट है ये क्या वीक हो जाएगा और मराठा इनको हरा के क्या अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर लेगा। इसी एम से मराठा ने चंदा साहिब को क्या रिलीज़ किया था। अब होता भी कुछ ऐसा ही है, जैसे चंदा साहिब जाते हैं वो अपना हक मांगते हैं कर्नाटक। अब जैसे फ्रेंच और ब्रिटिश देखते हैं कि यहाँ पे भी वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, तो अब अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन करता है, ब्रिटिश, और चंदा साहिब को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच। इनिशियली क्या होता है कि मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब जीत जाते हैं और वो थ्रोन संभालते हैं। तो अब यहाँ पे किसकी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हुई, फ्रेंच की। तो फ्रेंच में क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब होता क्या है, ये मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है तो फ्रेंच क्या करते हैं, सलाबत
खान जो होते हैं उनको क्या बना देते हैं, नया नवाब। अब होता क्या है, जब इनमें वॉर चल रहा होता है तो अनवरुद्दीन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और जो नए कैंडिडेट आते हैं दैट वाज मोहम्मद अली। इनको भी कौन सपोर्ट करता है, ब्रिटिश सपोर्ट करता है। अब जो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, चंदा साहिब को मरवा देते हैं, और जैसे ही चंदा साहिब की डेथ होती है तो ब्रिटिश क्या करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस से मोहम्मद अली को नया नवाब बना देते हैं। तो अभी तक क्या था कि ये दोनों कैंडिडेट जीतते हैं और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रेंच कर रहा था, तो फ्रेंच का पावर था। तो हैदराबाद में भी फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था और कर्नाटक में भी फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था। अब होता क्या है कि हैदराबाद में फ्रेंच का इन्फ्लुएंस होता है और कर्नाटक में इन्फ्लुएंस किसका होता है, ब्रिटिशर्स का। और जो कर्नाटक वाला रीजन था वो किसके सबऑर्डिनेट आता था, हैदराबाद के। तो अब इनमें क्या होता है, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होकर क्या होता है, एक वॉर में तब्दील हो जाता है जिसको कहते हैं वॉर ऑफ अम्ब। एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी ना फ्रेंच जीतते हैं ना ब्रिटिशर्स जीतते हैं, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ये वॉर समाप्त कर दिया जाता है। तो ये था सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर और सेकेंड कर्नाटक वॉर। तो आइए अब देखते हैं थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर और थर्ड कर्नाटक वॉर। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1758 से लेके 1763। ये अब इंडिया में क्यों शुरू होता है, क्योंकि यूरोप में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, 7 ईयर ऑफ वॉर चल रहा होता है। किसके बीच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच। क्यों चल रहा होता है, ये यूरोप में अपनी क्या डोमिनेंसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ इनकी कंपनीज होती हैं, जहाँ पे इनकी कॉलोनीज होती है, वहाँ पे भी ये वॉर स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह ये वॉर अब कहाँ, इंडिया में भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये टाइम पीरियड है 1758 का। एंड 1757 में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके होते हैं, और इन्होंने किसको हराया होता है, नवाब ऑफ बंगाल। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनका कॉन्फिडेंस इस टाइम पे क्या होता है, पीक पर होता है। और वहीं जो फ्रेंच होते हैं ये कांस्टेंट वॉर से क्या होता है, जो इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो काफ़ी वीक होती है, और जब इनमें वॉर होता है तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने के लिए अब कोई भी कंपनी नहीं रह जाती है। ये पहले ही डच को हरा चुके होते हैं, पोर्तुगीज़ को हरा चुके होते हैं, अब फ्रेंच को हरा चुके होते हैं। कंपनी बचती है दैट वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड धीरे धीरे इस टाइम पे ये प्लासी बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके होते हैं। देन ये बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं, और बक्सर में तो ये वो कर देते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाता है। ये किसको हराते हैं, मुगल एम्परर को हरा देते हैं। तो अब इनके धीरे धीरे क्या होती है, सुप्रीमेसी स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। अब ये जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर है ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ये एंड होता है, यूरोप में भी एंड इंडिया में भी। अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब क्या इंडिया में कॉलोनाइजर के रूप में ना रहकर वो सिर्फ 3 जगह क्या करती थी, ट्रेड करती थी। एक तो बंगाल में चंद्रनगर, माही एंड पौंडीचेरी। आइए हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कर्नाटक वॉर है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, दैट्स द ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑफ एक्सला-चैप्ले, जिससे फर्स्ट एंग्लो जो फ्रेंच वॉर होता है वो समाप्त होता है। ये सेकेंड कर्नाटक वॉर, सीज ऑफ आरकूट, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड थर्ड कर्नाटक वॉर। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा और नोट्स लिख लीजिएगा, ये सिर्फ इसके लिए है। एंड द ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो बस आज के लिए इतना ही। फॉर मोर कंटेंट फॉलो प्रीनिक आईएएस। थैंक यू।